जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा कहना है यूनान के महान दार्शनिक विद्वान अरस्तु का, जो यूनान के एक और महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और जिन्हें हम विश्व विजेता के नाम से जानते हैं अर्थात सिकंदर के गुरु थे। साथ ही साथ इनको राजनीतिक शास्त्र के जनक और जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अब तक हमने क्लास 10th की हिस्ट्री में जर्मनी के राष्ट्रवाद तक को देखा है, अर्थात चैप्टर 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें हमने जर्मनी के एकीकरण तक को देखा है। अब हम यूनान, वही यूनान जहाँ के अरस्तु रहने वाले थे, इसी यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे होता है, कैसे ये लोग अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं, ये हम देखेंगे। यूनान यूरोप का एक बहुत ही विकसित देश था, जो साहित्य, कला, खेल, दर्शन सभी मामलों में उत्कृष्ट था। हम बहुत पहले इतिहास में भी जाके देखेंगे तो दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ऐसे ऐसे महान दार्शनिक हुए, साहित्यकार हुए। खेल के क्षेत्र में देखें तो अभी हम जो ओलंपिक गेम खेलते हैं, जो 4 वर्ष में खेला जाता है, उसकी भी शुरुआत सबसे पहले यूनान के एथेंस में हुई थी। इस तरह कला, इन सारे क्षेत्रों में यूनान यूरोप का एक बहुत ही विकसित राष्ट्र था। लेकिन जब मेटरनिक व्यवस्था आई और उसने जब सारे यूरोप को प्रभावित किया अपने व्यवस्था से, तो उसी के अंडर में यूनान भी इससे प्रभावित हुआ और इसी कारण जो यूनान था उस पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। तुर्की भी एक अन्य यूरोपीय देश था और ये एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। यूनान पे इसी दौरान तुर्की ने आधिपत्य कर लिया, अर्थात तुर्की ने यूनान पे आधिपत्य कर लिया और हमने देखा था कि सारे राष्ट्र लगभग एक ही साथ स्वतंत्र हो रहे थे, अपने आप को एकीकृत कर रहे थे। तो इसी दौरान यूनान में भी राष्ट्रीयता के उदय और अपने आप को एकीकृत करने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए क्रांति होने लगी। और हमने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी तो हमने देखा था कि फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण यूरोपीय देश जो मेटरनिक व्यवस्था से प्रभावित थे, जो उसके द्वारा शोषित थे, उन सभी देशों को फ्रांस की क्रांति ने प्रभावित किया। और फ्रांस की क्रांति ने यूनान को भी, जो यूनान के शोषित वर्ग थे, उन्हें भी प्रभावित किया। इस तरह यूनान में भी अपने आप को तुर्की से स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगे। इसमें यहाँ के जो यूनानी लोग थे उन्होंने हितेरिया फिलाइक, इन्होंने हितेरिया फिलाइट नामक एक संस्था की स्थापना की। ये एक संस्था थी और इसकी स्थापना यूनानियों ने अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए ओडेसा में की थी। ओडेसा जो एक यूनान का एक प्रदेश है, एक क्षेत्र है, वहां पे यूनानी लोगों ने हितेरिया फ्लाइक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य था कि तुर्की को स्वतंत्र कराना है, यूनान को स्वतंत्र कराना है तुर्की से। और यूनान में एक और बहुत ही कॉमन, हमने देखा कि सभी राष्ट्रों में कोई ना कोई प्रॉब्लम था, जो उनके राष्ट्र के अंदर की प्रॉब्लम थी, जो उन्हें राष्ट्र एकीकृत होने से, स्वतंत्र होने से रोक रही थी। लेकिन यूनान का जो एकीकरण था वो बहुत जल्दी हो गया। ये यूनान का एकीकरण 1832 ईस्वी में ही पूरा हो गया, एक स्वतंत्र हो गया। यूनान 1932 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। इसके लिए एक कॉमन बात थी कि जो यूनान के रहने वाले लोग थे वो एक संस्कृति को मानने वाले थे, उनकी पहचान एक थी, उनके धर्म एक थे, उनकी जाति एक थी, उनकी भाषा एक थी और साथ ही में वे लोग बुद्धिजीवी वर्ग थे। इसलिए उन्हें स्वतंत्र होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, बस कुछ ही वर्षों में वे स्वतंत्र हो गए। जबकि हम अन्य देशों में देखें तो एक बहुत ही लंबा टाइम लगा इसको स्वतंत्र होने में।
तो अब हम सबसे पहले तो इन्होंने कार्य किया कि हितेरिया फ्लाइट नामक संस्था की स्थापना की उड़ीसा में, जिसका एकमात्र लक्ष्य था कि तुर्की के शासन को समाप्त कर देना है यूनान पर से। चूंकि यूनान पहले से ही बहुत विकसित था और हर क्षेत्रों में ये सारे यूरोपीय राष्ट्र से श्रेष्ठ था, और इसलिए ये संपूर्ण जो यूरोपीय राष्ट्र के थे उनके प्रेरणा का सूत्र था। इसलिए जैसे उनका प्रेरणा का सोच था, इसलिए ये जब गुलाम था तुर्की से, तो इनको स्वतंत्र कराने के लिए यूरोप के अन्य देश भी मतलब इसमें शामिल हो रहे थे। वो उनका ये चाह रहे थे कि यूनान स्वतंत्र हो, क्योंकि वे उनके प्रेरणा स्रोत रहे थे। इसलिए यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए संपूर्ण यूरोपीय देश एकजुट हुए और तुर्की के खिलाफ लड़े। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो लॉर्ड बायरन, ये जो लॉर्ड बायरन थे वो एक इंग्लैंड के साहित्यकार थे, इंग्लैंड के लेखक थे। ये इंग्लैंड के साहित्यकार थे और ये मतलब चाहते थे कि जो यूनान है वो स्वतंत्र हो, और इसके लिए वे अपने राष्ट्र को छोड़ के, अपना जो इंग्लैंड राष्ट्र था उसे छोड़कर, और ये यूनान में ही आके रह गए थे और उसकी स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। और इसी दौरान, इनके कार्य के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई यूनान में ही। और उधर सारे देश भी यही चाहते थे कि यूनान स्वतंत्र हो। इसके लिए जब ये स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे यूनान वाले, तो तुर्की ने उसे कुचल दिया। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे यूनान के, उन्होंने मारा, पीटा। इस तरह से उनकी दयनीय स्थिति यूरोप के अन्य देशों के सामने आई, और इस तरह यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए सारे यूरोपीय राष्ट्र मिलके और तुर्की के खिलाफ कार्रवाई किए। इसमें हम देखते हैं रूस जो उस समय का एक शक्तिशाली राष्ट्र था यूरोप का, उसके जो शासक थे जॉर्ज अलेक्जेंडर, ये पर्सनली चाहते थे कि वे यूनान की स्वतंत्रता के लिए कार्य करे। लेकिन जैसे होता है ना, कई सारे जो देश का मुद्दा होता है, उसी कारण ये यूनान की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये ऐसा करना चाहते थे। और उधर ये तो ऐसा चाहते थे, लेकिन इसी जब मतलब इन्हीं के शासनकाल में जो यूनान था उसमें अर्थात 1821 ईस्वी में यूनान में अलेक्जेंडर चिप्सलांटी जो यूनान के रहने वाले थे, इन्हीं के नेतृत्व में यूनान में स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, विरोध चल रहे थे। और जॉर्ज अलेक्जेंडर तो खुल के सामने नहीं आए, लेकिन अब जॉर्ज अलेक्जेंडर के बाद जार निकोलस, चूंकि जार कोई यहाँ पे भी जार होगा, जार अलेक्जेंडर। चूंकि जो जार होता है वो किसी शासक का नाम नहीं है, बल्कि रूस के जो शासक होते हैं ना, उन्हीं को, रूस के शासक को ही जार कहा जाता है। तो जब जार अलेक्जेंडर सामने आए, मतलब शासन में आए, तो उन्होंने तुर्की का खुल के विद्रोह किया। और इस तरह जब जार निकोलस खुल के सामने आए, और इधर इंग्लैंड के लॉर्ड बायरन तो जब यहाँ पे आके कर रहे थे, तो यहाँ के अन्य लोग भी जो सत्ता में वे चाहते थे कि यूनान का एकीकरण हो। इसलिए जार निकोलस 1826 ईस्वी में रूस और इंग्लैंड, इन दोनों में यह समझौता हुआ, एक समझौता हुआ कि ये दोनों यूनान युद्ध करे, और ये दोनों तुर्की और यूनान की युद्ध की मध्यस्थता करेंगे। और इसी समय में फ्रांस के शासक थे चार्ल्स 10, वे भी यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम थे इसमें दिलचस्पी लेने लगे। और पुनः 1827 ईस्वी में रूस, इंग्लैंड
और फ्रांस, इन तीनों देशों ने एक सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में उन्होंने यह निर्णय लिया कि मतलब हम तुर्की के खिलाफ यूनान के स्वतंत्रता संग्राम सम्मेलन में कार्रवाई करेंगे। और इस तरह उन्होंने ये तीनों बड़े देश थे और इस तरह ये तीनों एक साथ मिलके नवारिनों की खाड़ी में, नवारिन की खाड़ी में जो युद्ध हुआ, नवारिन की खाड़ी में तुर्की और यूनान का युद्ध हुआ। इस तरह ये तीनों देश मिलकर रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जो सम्मेलन किए थे कि वो तुर्की के साथ लड़ेंगे, इस तरह ये तीनों देश मिलकर और तुर्की के तरफ से लड़ने लगे। सॉरी, यूनान, इन तीनों ने यह निर्णय लिया था सम्मेलन के दौरान कि यूनान की तरफ से लड़ेंगे। इस तरह ये तीनों मिलकर यूनान की तरफ से लड़ने लगे, अर्थात यूनान और ये तीनों देश की सेना एक साथ लड़ रही थी और इनके विपक्ष में थे तुर्की। और तुर्की की सहायता के लिए एकमात्र देश मिस्र आया हुआ था और मिस्र भी एक छोटा ही राष्ट्र था। इस तरह यूनान की इसमें विजय हुई और तुर्की हार गया। और जब तुर्की हार गया तो यूनान की विजय हुई। अब तो उन्हें शासन छोड़ के जाना ही था। इस तरह 1829 ईस्वी में एड्रियोनोपल, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एड्रियोनोपल की संधि कब हुई। और ये जो एड्रियोनोपल की संधि हुई वो 1829 ईस्वी में, अर्थात 27-28 2 वर्ष तक मतलब खींचान के युद्ध चला होगा। उसके बाद से 1829 ईस्वी में एड्रियोनोपल की संधि हुई, जो फ्रांस मतलब ये सारे जो युद्ध में सम्मिलित थे, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, यूनान, तुर्की, मिस्र, सभी देश शामिल हुए थे। और इस तरह इस संधि के बाद यूनान पर से तुर्की का आधिपत्य समाप्त हो गया। लेकिन यूनान पे रूस अपना मतलब रूस अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंडर में रखना चाहता था, लेकिन और सारे जो देश थे उन्होंने रूस को मना कर दिया, कह दिया कि किसी के अंडर में रहने से अच्छा है कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। और इस तरह यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया और 1832 ईस्वी तक इसे पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और यहाँ के जो शासक थे 1832 में स्वतंत्र होने के बाद ओटो यहाँ के शासक बन गए। इस तरह यूनान का स्वतंत्र हो गया। यूनान की राष्ट्रीयता का उदय हुआ और एक एकीकृत देश हो गया, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से एक राष्ट्र हो गया। इससे यूनान की संधि हो गई। अब हम यूनान का एकीकरण हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि अन्य देशों का एकीकरण कैसे हुआ। डेट्स ऑल।